सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी हरियाणा की कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ की बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस सब्जेक्ट की ये 4th क्लास रहेगी। इस सब्जेक्ट का आज की 4th क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ। तो एनसीएफ 2005 क्या होता है, उसने क्या क्या सुझाव दिए हैं, ये सब आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एनसीएफ से कि एनसीएफ के क्या क्या सुझाव रहे मूल्यांकन के बारे में, या वैसे एनसीएफ ने क्या क्या सुझाव दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एनसीएफ 2005 क्या है। देखो, जो हमारी सरकार है वह हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए बहुत से आयोग, बहुत सी समितियां, बहुत से हमारे नियम कानून शिक्षा में सुधार के लिए लाती रहती है। तो उसी कड़ी में हमारा एक एनसीएफ भी है। अब ये एनसीएफ क्या है? एनसीएफ एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें ये बताता है कि हमारे देश में जो स्कूल है, स्कूली शिक्षा है 1 से 12 क्लास तक की जो स्कूली शिक्षा है, उसमें कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे और उन विषयों में, उन सब्जेक्ट्स में, उन विषयों में कौन कौन से टॉपिक, किस किस तरह के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। एनसीएफ मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। हमारे देश की जो पाठ्यचर्या होगी उसकी रूपरेखा कैसी होगी। पाठ्यचर्या का ये आधार होता है कि हमारे देश में जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा स्कूल में, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। किसके द्वारा तैयार की जाती है? ये भारत सरकार के द्वारा, और शिक्षा से संबंधित जो आयोग वगैरह हैं या भारत सरकार की जो सहयोगी समितियां हैं शिक्षा से जुड़ी हुई, वे मिलकर हमारे इस एनसीएफ को तैयार करते हैं। समय समय पर हमारा एनसीएफ आता रहता है। जैसे अगर भारत सरकार को अब जरूरत पड़ती है कि ये लास्ट एनसीएफ हमारा सन 2005 में आया था, अब 2025 के समथिंग चल रहा है, अब 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने अपने सिलेबस को बनाया था, तो हमें अपने सिलेबस को दोबारा बनाना पड़ेगा आजकल की आवश्यकताओं के अनुसार। स्कूल में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, उनमें क्या क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो नया सिलेबस हमें निर्धारण करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? नया एनसीएफ बनाएगी हमारा। तो उस एनसीएफ में लिखा हुआ रहेगा कि किस क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, क्यों पढ़ाए जाएंगे, में उनके क्या क्या उद्देश्य रहेंगे, और उन सब्जेक्ट में किस किस प्रकार के प्रकरण पढ़ाए जाएंगे। तो वो जो डॉक्यूमेंट बनकर तैयार होगा, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे एनसीएफ। आसान भाषा में, शॉर्ट फॉर्म में आप ये कह सकते हैं, एनसीएफ एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें यह निर्देश देता है कि हमारे स्कूलों में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से उनमें टॉपिक वगैरह पढ़ाए जाएंगे, उनके क्या क्या उद्देश्य रहेंगे। मतलब हमारे स्कूलों के सिलेबस को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनसीएफ के आधार पर ही हम अपने स्कूल या स्कूली शिक्षा जो होती है उसमें सिलेबस का निर्धारण होता है। तो आजकल हमारा कौन सा एनसीएफ चल रहा है? एनसीएफ 2005 चल रहा है। लास्ट जो एनसीएफ आया था हमारा, एनसीएफ 2005 आया था। अब एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ही सभी स्कूलों में ये जो सिलेबस, कोर्स, पेपर वगैरह होते हैं वे इसी के अकॉर्डिंग होते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। भारत में विद्यालय शिक्षा का प्रारूप कैसा होगा? इसके निर्माण के लिए जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कहा जाता है। एनसीएफ में विद्यालयी कक्षाओं में, विद्यालय कक्षाएं मतलब जो हमारे 12 तक की कक्षाएं होती है, 12 से पहले और 12 तक की जो क्लासेज होती है वे विद्यालय कक्षाएं कहलाती हैं, स्कूल क्लासेज होती हैं। अब जो हमारी विद्यालय क्लासेज है उसमें छात्रों को कब क्या कैसे पढ़ाया जाएगा, उसे पढ़ाने के क्या उद्देश्य रहेंगे, इस सब का एनसीएफ में हमारा ब्यौरा होता है। अब तक 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखाएं तैयार की जा चुकी है। मतलब 4 बार हमारी सरकारें एनसीएफ को लेकर आ चुकी हैं। लेकिन जो सबसे लेटेस्ट जो एनसीएफ आया था वो 2005 में आया था, और 2005 को ही अब तक हम कैरी कर रहे हैं। अगर सरकार के दिमाग में आएगा कि नया एनसीएफ आना चाहिए, जो ये हमारा सिलेबस है इसका ज़्यादा फायदा बच्चों को नहीं मिल रहा, तो एक नया एनसीएफ लेकर आएंगे। सरकार अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर एक नया हमारा प्रारूप तैयार करेगी, नया डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। फिर उस डॉक्यूमेंट के आधार पर हमारे स्कूलों का सिलेबस चेंज हो जाएगा, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा होता है हमारी स्कूली शिक्षा में कैसा सिलेबस रहेगा, उसे पढ़ाने के क्या उद्देश्य रहेंगे, कैसे हम उसे पढ़ाना है। तो हमारे सिलेबस का आधार होता है ये। स्कूली शिक्षा में जो सिलेबस लगा हुआ होता है, इतने सारे बोर्ड है, इतने सारे स्कूल चल रहे हैं जो सिलेबस में पढ़ा रहे हैं, उनका आधार ये एनसीएफ है। इस एनसीएफ के अकॉर्डिंग हम अपने हर स्कूल में सब्जेक्ट वगैरह को चूज करते हैं, उनमें टॉपिक वगैरह को चूज करते हैं, किस सब्जेक्ट में हम किस प्रकार के टॉपिक पढ़ाएंगे। सन 2004 में ये जो एनसीएफ हमारा 2005 है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एनसीएफ 2005 कैसे बना, क्यों बना। सन 2005 में उस टाइम पर जो भारत की सरकार थी, यूपीए सरकार थी उस टाइम पर,
सन 2004 में तत्कालीन भारत सरकार, मतलब उस टाइम पर जो भी तत्कालीन भारत सरकार थी, यूपीए की थी, कांग्रेस की, 2004 में तो सन 2004 में भारत की सरकार ने ये देखा कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो गलत है, उस पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए। तो उस पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए इसने समिति वगैरह बनाई, आयोग वगैरह बनाए, और उन आयोगों को कार्य दिया कि आप इस पाठ्यक्रम में सुधार करो। यशपाल शर्मा समिति बनाई थी। तो इस समिति ने क्या किया, अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च वगैरह की, हर चीज को समझा, शिक्षा से संबंधित जो भी हमारे बोर्ड वगैरह थे, जुड़े हुए लोग थे, उन सब से बातचीत की, बहुत सारे प्रयास किए, 1 साल तक ये प्रयास करते रहे, और सन 2005 में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया कि आजकल क्या आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग हमारे देश में इस प्रकार का सिलेबस होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट में इन्होंने सारी बातें लिखी हुई हैं। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं एनसीएफ 2005, क्योंकि ये 2005 में आया था। अब एनसीएफ 2005 को आप नेट पर डालकर डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। जो हमारा मेन एनसीएफ है वो तो इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं लिखी हुई हैं उन सभी भाषाओं में किया गया है। तो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं लिखी हुई हैं, तो 22 की 22 भाषाओं में आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेन एनसीएफ आपको इंग्लिश में मिलेगा, उसकी ट्रांसलेशन आपको अलग अलग लैंग्वेज में मिल जाएगी। इसे डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। इसका निर्माण अंग्रेजी भाषा में किया गया है तथा इसका अनुवाद 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का जो आधार माना जाता है, इसका ऐसा मानते हैं हम, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है वो रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध सभ्यता व प्रगति, ये जो एक निबंध है सभ्यता व प्रगति, इससे काफी प्रभावित है। ये आधारभूत सिद्धांत हमारे यहाँ से लिए गए हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध है सभ्यता व प्रगति, इससे ये इसका उद्भव हुआ है, उद्धरण हुआ है इससे, मतलब इससे काफी मिलता जुलता है ये, इससे काफी चीजें ली गई है एनसीएफ में। तो ये भी क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, और सीटेट वगैरह में पूछा जाता है कि एनसीएफ का उद्धरण कहाँ से हुआ है, या एनसीएफ किससे संबंधित है, एनसीएफ का जन्म किस आधार पर माना जाता है। तो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है सभ्यता व प्रगति, उससे माना जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ में सिर्फ यही नहीं लिखा हुआ है कि किन किन कक्षाओं में कौन कौन से विषयों को पढ़ाया जाएगा, बल्कि यह भी लिखा हुआ है कि उन विषयों को कैसे पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के साथ साथ कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, मतलब हमें पढ़ाने के बारे में कैसे कैसे उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। एनसीएफ को हमने टोटल 5 भागों में बांटा है। पहला भाग परिप्रेक्ष्य में क्या लिखा हुआ है, जो भी हमारी हिस्ट्री है। देखो एनसीएफ 2005 कैसे लिखा हुआ है उसको मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको। एनसीएफ 2005 ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि हमने लिख दिया फर्स्ट क्लास में ये सब्जेक्ट, सेकंड क्लास में ये सब्जेक्ट, थर्ड क्लास में ये सब्जेक्ट, ऐसे नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले तो एनसीएफ को हमने छोटे छोटे भागों में बांटा हुआ है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, टोटल 5 भागों में बांटा हुआ है एनसीएफ को। पहले भाग में कुछ बात की हुई है हमने, सेकंड भाग में कुछ बात की हुई है, थर्ड भाग में कुछ बात की हुई है। अब जो टोटल 5 भाग हैं उन 5 भाग की हल्की हल्की सी मैं आपको बता देता हूँ, उन 5 भाग में क्या क्या लिखा हुआ है, हल्का सा डिस्कशन उनका हम कर देते हैं। एनसीएफ में टोटल 5 भाग हैं, 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय में क्या लिखा हुआ है, जिसका नाम है परिप्रेक्ष्य, पहले अध्याय का नाम परिप्रेक्ष्य है। उसमें क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री। हम एनसीएफ 2005 बना रहे हैं, अब तक हमारी शिक्षा में क्या सुधार हमारी सरकार ने किया है, भारत सरकार ने, वो लिखा हुआ है। तो परिप्रेक्ष्य में क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के बाद भारत की पाठ्यचर्या में, भारत की शिक्षा में सुधार के जो प्रयास किए गए उनकी बात की गई है। साथ ही इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इतने प्रयासों के बाद अब ये कमियां हमारी शिक्षा में है, तो इन कमियों को दूर करने के लिए हम इस एनसीएफ को बना रहे हैं। तो और पहले ही भाग में हमारे एनसीएफ के 5 मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो ये 3 चीज हमारे पहले भाग में है, शिक्षा में सुधार, शिक्षा की कमियां और एनसीएफ के सिद्धांत। ध्यान रखना 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे फर्स्ट पार्ट में देखने के लिए मिलते हैं हमें। दूसरे भाग का क्या नाम है, सीखना तथा ज्ञान। ये सेकंड पार्ट हमारा जो एनसीएफ का उसका नाम है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ज्ञान की प्रकृति, सीखने की प्रकृति, सीखने की कार्य नीतियों की चर्चा की गई है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान का नेचर कैसा होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे उन्हें सिखाना चाहिए, तो उस चीज के बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि बच्चों को एक्टिव रख के सिखाना है। अगर हम बच्चों को रटाकर सिखाएंगे तो वे जल्दी नहीं उसे रट पाएंगे, और वो जो ज्ञान है उनका परमानेंट भी नहीं होगा। तो वो चीजें हमने सेकंड पार्ट में बात की हुई है। देखो एनसीएफ में हमने पूरा लिखा हुआ है
कि अब तक तो ये सुधार हुए हैं, अब हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं इन चीज़ों को। अब इन चीज़ों को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नॉलेज वगैरह होता क्या है, हमें बच्चों को कैसे नॉलेज देनी चाहिए, बच्चे कैसे सीखते हैं। तो साइकोलॉजी वाली बातें ना सेकंड पार्ट में लिखी हुई है, सीखने की प्रकृति, सीखने की नीतियां वगैरह वगैरह, कि बच्चे कैसे सीखते हैं वो भी टीचर्स को पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में सेकंड पार्ट में इसकी डिस्कशन किया गया। तीसरे भाग में, जिसका क्या नाम है, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्थाएं, अवस्थाएं और आकलन। तो तीसरे भाग का क्या नाम है, ध्यान रखना, पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। ये नाम अगर याद रह जाते हैं आप पेपर में लिख दीजिए, नहीं रहते तो छोड़ दीजिए। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तीसरे भाग में पाठ्यचर्या के विभिन्न विषयों के संबंध में बताया गया है कि उन्हें कैसे सीखना है, किस स्तर पर क्या सीखना है, तथा उनके सीखने में आकलन के क्या उद्देश्य होंगे। यही भाग हमें बताता है कि किस कक्षा के लिए कौन कौन से विषय निर्धारित किए गए हैं। अब देखो, जो तीसरा भाग है हमारा एनसीईआरटी का, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पाठ्यचर्या में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और उन सब्जेक्ट्स को किस लेवल पे क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो तीसरे भाग में हमारे लिखा हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस क्लास में पढ़ाए जाएंगे। अब लिखा कैसे हुआ है, ये वो भी तो बात है। इसमें लिखा कैसे हुआ है, इसमें भी ऐसे नहीं लिखा हुआ कि फर्स्ट क्लास में ये पढ़ाया जाएगा, सेकंड क्लास में ये पढ़ाया जाएगा। इसमें ऐसे लिखा हुआ है, जैसे हमने लिख दिया हिंदी। अब जो हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसका क्या होगा, हिंदी का जो हमारी मातृभाषा है, इसे हम कैसे पढ़ाएंगे। जो छोटे बच्चे होंगे उन्हें हम ऐसे पढ़ाएंगे, बड़े बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे। एक है हमारा मैथ को कैसे पढ़ाएंगे, जो छोटे बच्चे हैं प्री प्राइमरी वाले हैं उन्हें ऐसे पढ़ाएंगे। उसके बाद जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैथ को हम इस चीज़ से संबंधित कराएंगे। उसके बाद जब बच्चे 9th में आ जाएंगे तो मैथ के अलग अलग विषयों के अलग अलग पॉइंट की अलग अलग बुक होगी। 9th के कई बच्चों के पास 2-3 मैथ की बुक हो जाती हैं, या 11th के बच्चों के पास 2-3 मैथ की बुक हो जाती हैं। तो इस तरह से लिखा हुआ है, एक सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, उस सब्जेक्ट को कैसे कैसे पढ़ाना है अलग अलग कक्षाओं में, उनके बारे में लिखा हुआ है। ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण। तो हम पढ़ा रहे हैं ये सारे विषय, अब हमारा जो कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का हमें माहौल अपनी क्लासरूम में बनाकर रखना चाहिए, उसके बारे में हमारे फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है। फोर्थ पार्ट में हमारे भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण के बारे में, क्लासरूम के बारे में बताया गया है कि बच्चे किस प्रकार के वातावरण में किस प्रकार सीखते हैं। अंतिम भाग व्यवस्थागत सुधार में क्या क्या लिखा हुआ है, शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव प्रदान किए गए हैं। जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था है, जो हमारी सरकारें वगैरह करती हैं, उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। और यहीं पर लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि इस एनसीईआरटी को लगने से पहले हमारी शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी और इन एनसीईआरटी को लागू होने के बाद हमारी शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो जाएगी। तो क्या क्या चेंज आएंगे वो भी हमारे लास्ट भाग में लिखा हुआ है। अब एनसीईआरटी 2005 ने क्या क्या बताया है। एनसीईआरटी 2005 में हमने देखा 5 भाग होते हैं, उन 5 भागों में की मेन पॉइंट क्या है, जो भी मेन पॉइंट है कुछ भी हम पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी 2005 में इन बातों को बताया गया है। एक एक करके अलग अलग सभी भागों को डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। हम सभी भागों की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं एक ही जगह पर बता देंगे। एनसीईआरटी 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन व ज्ञान के बीच की दूरी कम करना है, अर्थात बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए। तो एनसीईआरटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवन और ज्ञान के बीच की दूरी कम करना, मतलब बच्चों के ज्ञान को बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। अब नई तालीम में भी यही लिखा हुआ है, कार्य शिक्षा में भी यही लिखा हुआ है। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर आगे जोड़ देंगे और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा तैयार हो जाता है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किसी चीज़ की अगर हमें व्याख्या करनी है तो कैसे करेंगे। एनसीईआरटी में यह भी लिखा हुआ है कि रटना नहीं है, रटाने वाला जो सिस्टम है वो बंद करो, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट हमें बच्चों का करना है। अनुभवजन्य अधिगम को बढ़ावा देना है, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव प्रदान करके स्वयं ज्ञान को अर्जित करने के अवसर देने हैं, मतलब हमें लर्निंग बाय डूइंग, इसका मतलब लर्निंग बाय डूइंग होगी। एनसीईआरटी 2005 ने अभिभावकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि छोटी उम्र में बच्चों को निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है, मतलब छोटे बच्चों को हम एक्सपर्ट बनाना सोचते हैं वो गलत है। एनसीईआरटी ने ये कहा है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी के अपने कौशल होते हैं, तो हर विद्यार्थी को अपने कौशलों को उत्थान करने का, अपने कौशलों का विकास करने के अवसर दिए जाने चाहिए।
इसमें छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है। व्यवहारिक मतलब बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई, जो बच्चों के जीवन में काम आए, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए हमें बच्चों को, मतलब करके सीखने पर बल दिया गया है एनसीएफ में। एनसीएफ में एक बात लिखी हुई है कि बिना भार अधिगम होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, किताबें मोटी न हो, मतलब बच्चे अपनी कमर पे भार न ला दे। अगर बच्चे शिक्षा ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है सब बड़ा बड़ा बैग लेकर जा रहे हैं स्कूल में, तो बिना भार अधिगम होना चाहिए। किताबें मोटी नहीं होनी चाहिए, किताबें पतली होनी चाहिए और बिना किताबों के अधिगम होना चाहिए। एनसीएफ ने ये बात भी कही थी, ज़्यादा मोटी किताबें हमारी असफलता का प्रतीक होती हैं, शिक्षा की व्यवस्था की असफलता का प्रतीक होती है। शांति के लिए शिक्षा हो, मतलब शिक्षा ऐसी हो जिससे समाज में शांति वगैरह बने, समाज मिलजुल कर रहे, राष्ट्रीय एकता वगैरह की बात हमने यहाँ पर की गई है शांति के लिए शिक्षा में। शांति शिक्षा की बात तो हमने शायद फर्स्ट ईयर में भी की थी, सेकेंड ईयर में किसी टॉपिक में हमने पढ़ाया आपको, जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है सेकंड ईयर का, उसमें शांति शिक्षा के साथ डिस्कशन हमने किया हुआ है। नेक्स्ट है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। काफ़ी सारे शिक्षण सूत्र होते हैं, वे हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किए थे, उनका यूज होना चाहिए। मूल्यों को उपदेश देकर न सिखाया जाए बल्कि वातावरण के साथ संबंध स्थापित करके सिखाया जाए। हम बच्चों को काफ़ी सारे मूल्य भी सिखाते हैं, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, चारित्रिक मूल्य। तो ये जो मूल्य है लेक्चर देकर हमें नहीं सिखाने चाहिए बच्चों को, वातावरण में हमें उन सबके उन मूल्यों से संबंधित क्रियाएं वगैरह करनी चाहिए, तो वातावरण से सीखना चाहिए बच्चों को उन मूल्यों को। विद्यालय ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, छात्रों के सक्रिय रहने पर बल देना चाहिए। तो ये सब बातें तो हमने पहले भी डिस्कस कर ली हैं। शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। बच्चों की अभिव्यक्ति मातृभाषा, देखो बच्चों की जो मदर टंग है वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस रखती है वो। इस वजह से हमें बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि बच्चे अपनी मदर टंग का यूज करें। अगर कोई बालक अपनी मातृभाषा का यूज कर रहा है तो हमें उसे डांटना नहीं चाहिए। अंतःक्रिया वाली पाठ्य पुस्तकों का चयन करना चाहिए हमें। सजा व पुरस्कार वाली भावना को सीमित करना चाहिए, मतलब न तो हम ज़्यादा बच्चों को दंड दें और न ही ज़्यादा बच्चों को इनाम दें। हर बार अगर हम बच्चों को इनाम देंगे इसका मतलब ये है पुनर्बलन, जो सतत पुनर्बलन है उसका यूज नहीं करना चाहिए, हमें आंशिक पुनर्बलन का यूज करना चाहिए। छात्रों को दंड देने से बचना चाहिए, मतलब जो शारीरिक और मानसिक दंड है वो हमें छात्रों को नहीं देना चाहिए। पनिशमेंट की बात कर रहा है कि पनिशमेंट हम छात्रों को नहीं दे सकते। विद्यार्थियों के मूल्यांकन के प्रति सतत प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन सतत होना चाहिए। कक्षा को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना चाहिए हमें, और कक्षा का माहौल प्रजातांत्रिक होना चाहिए। तो ये हमारे एनसीएफ में कुछ बातें लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा एनसीएफ। इन बातों को आप एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि एनसीएफ ने क्या क्या बताया हुआ है। उन चीज़ों के अकॉर्डिंग पर हम डिस्कस करेंगे, नई तालीम क्या होता है, कार्य अनुभव क्या होता है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Till then, bye bye, take care.